नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका स्टडी लवर्स फैमिली में। तो पॉलिटिकल साइंस के सभी अभ्यर्थियों के लिए ये आखिरी वीडियो है हमारी तरफ से, और ये सेलेक्ट किया गया है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि मैं ऑलरेडी चैनल पे करवा चुका हूँ। तो मर्जर है ये, और मोस्ट सेलेक्टेड हैं, जो कि बेस्ट 1 MCQ हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो आपको ये अच्छे से कवर कर लेने हैं, और ये सभी क्वेश्चन जो है नोट डाउन भी कर लीजिएगा। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और फाइनल रिवीजन के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए शुरू कर लेते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना है, और सभी अन्य जो सीरीज़ है हमारी, जो फाइनल रिवीजन सीरीज़ हैं, उसमें बहुत सारे वीडियोज़ आपका लोक प्रशासन के 1 शॉट, इसके अलावा आपका पॉलिटिकल थ्योरी का 1 शॉट है, IR का 1 शॉट है, करंट अफेयर्स का 1 शॉट है, जिसमें पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स, तो लास्ट टाइम पे इन वीडियो को आप रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। ये क्वेश्चन रिलेटेड है हीगल से। तो हीगल के पूर्ण विकसित राज्य की अवधारणा के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, और इनमें से हमें सही कथन चुनने होंगे। पहला कथन है कि व्यक्ति परिवार में आत्माभिव्यक्ति और पूर्णता प्राप्त करता है। तो ये हीगल का कथन है कि व्यक्ति परिवार में आत्माभिव्यक्ति और पूर्णता प्रदान प्राप्त करता है। नागरिक समाज स्वनिश्चय का दायरा और स्वहित की साधना है। और तीसरा कथन है राज्य जनता की नीतिपरक इच्छा को मूर्त रूप देता है। तो जनता की नीतिपरक इच्छा को मूर्त रूप देता है राज्य स्वयं में निरपेक्ष है, निश्चित साध्य है, ये भी कहा है हीगल ने। तो राज्य का बड़ा महत्व बताया है कि आत्म चेतना का जो विकास होता है वो भी राज्य के अंदर रहकर होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। सही कथन हमने चुनना है। तीनों स्टेटमेंट हीगल से ही रिलेटेड है। डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जॉन स्टुअर्ट मिल द्वारा प्रतिपादित प्रतिनिध्यात्मक सरकार की विशेषता नहीं है। अब ध्यान देना है कि कौन सी विशेषता जो है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की नहीं बताई है GS मिल ने। पहला स्टेटमेंट है कि यह संसदात्मक सरकार होगी जिसमें कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होगी। ये बिल्कुल कहा है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यह सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित होगी। ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विरोध करते हैं JS मिल। इन्होंने बहुल मतदान का समर्थन किया है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विरोध करते हैं, क्योंकि बहुल मताधिकार के अंतर्गत JS मिल कहते हैं कि एक से अधिक वोट भी दिए जा सकते हैं, जो कि अधिक शिक्षित होंगे या उच्च स्तर पर जो व्यक्ति होगा उसके वोट की काउंटिंग जो है एक से ज़्यादा भी हो सकती है। तो बहुल मताधिकार के समर्थक हैं, वयस्क मताधिकार के समर्थक JS मिल नहीं है। यह सामान्य नागरिक को सहभागिता के लिए उत्साहित करती है, ये भी सही है। और यह अनुपातिक प्रतिनिधित्व पर आधारित है, ये भी सही है। तो बी वाला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जॉन स्टुअर्ट मिल द्वारा नहीं लिखी गई है। मिल की पुस्तकें ईयर्स भी मैंने लिख दिए हैं ताकि आप ध्यान रख सको। कई बार ईयर्स भी पूछे जाते हैं या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछ लिए जाती हैं रचनाएं। तो पहली है यूटिलिटेरियनिज्म, ये आपकी 1861 की बुक है। कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट 1861 में लिखी गई। द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, ये भी आपकी JS मिल की बुक है 1869 में। और द प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स जो है ये JS मिल की बुक नहीं है, ये ध्यान रखना है। द प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स जो है ये भी फेमस बुक है, जो कि हर्बर्ट स्पेंसर की बुक है। हर्बर्ट स्पेंसर, तो ध्यान देना है कि ये जो बुक है ये हर्बर्ट स्पेंसर की है। और इसका जो ईयर है ये भी गलत लिखा गया है। ये बुक जो है ये 1884 की बुक है, ना कि 1897 की। तो ये भी ध्यान देना है। बाकी सारी बुक्स जो हैं ये JS मिल की हैं। ईयर्स भी कोशिश कीजिए कि ध्यान रहे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने राजनीतिक सिद्धांत का वर्णन शब्द आधारित चिंतन के रूप में किया है। तो शब्द आधारित चिंतन के रूप में, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ एग्जाम्स में, इसलिए ऐड किया गया है। ऑप्शन आपके सामने है दांते जर्मिनो, राजीव भार्गव, जुर्गेन हैबरमास और आपका वीकू पारेख। सही आंसर इसका है ये राजीव भार्गव ने शब्द आधारित चिंतन के रूप में राजनीतिक सिद्धांत का वर्णन किया है। तो राजीव भार्गव हमारा इस क्वेश्चन के सही आंसर हैं।
निम्नांकित में से डेविड स्टन किसे इतिहासवाद के कारण राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए उत्तरदायी नहीं मानते हैं? तो इतिहासवाद के कारण जो है राजनीतिक सिद्धांतों का पतन हुआ है, ये मानते हैं डेविड स्टन। डेविड स्टन स्वयं व्यवहारवादी हैं और व्यवहारवाद के जनक भी माने जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ ऑप्शन है विलियम डनिंग, चार्ल्स एच मेलविन और आपका लियो स्ट्रॉस और जॉर्ज सेबाइन। तो अगर यहाँ पर देखें जॉर्ज सेबाइन इतिहासवाद के दार्शनिक के रूप में है। अभी हमें ये देखना है कि इनमें से किसको उन्होंने ये कहा है कि ये पतन के लिए उत्तरदायी नहीं है इनमें से। तो इसमें से जो है विलियम डनिंग को भी कहा है, चार्ल्स एच मेलविन भी को भी कहा है, जॉर्ज सेबाइन को भी कहा है। लियो स्ट्रॉस को ये इतिहासवाद के कारण राजनीतिक सिद्धांत के पतन का जिम्मेदार नहीं मानते हैं। लियो स्ट्रॉस हमारा सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यवहारवाद की किस बौद्धिक आधारशिला के अनुसार सिद्धांत शोध पर आधारित होने चाहिए? ऑप्शन है नियमितताएं, शुद्ध विज्ञान, व्यवस्थाकरण और एकीकरण। तो व्यवहारवाद की 8 बौद्धिक आधारशिलाएं बताई हैं किसने? डेविड ईस्टन ने बताई हैं। ये भी आपको ध्यान रखनी है, किसने बताई हैं? ईस्टन ने बताई हैं 8 बौद्धिक आधारशिलाएं। 8 में से 4 ये हैं, इसमें आपका नियमितताएं आ गया, शुद्ध विज्ञान आ गया, व्यवस्थाकरण आ गया, एकीकरण आ गया, इसके अलावा जो है मूल्य आ गया, पांचवा हो गया, छठा जो है वो तकनीकी आ गई, तकनीकी भी बताई गई है। और इसके अलावा अगर देखें तो शुद्ध विज्ञान इसमें आ गया है, व्यवस्थापन आ गया है, इसके अलावा सत्यापन भी इसका पार्ट है। तो ये 8 बौद्धिक जो आधारशिलाएं हैं ये आपको ध्यान भी रखनी है, क्योंकि पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी बौद्धिक आधारशिला नहीं है। और सत्यापन के साथ एक और जो है यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है समायोजन। तो समायोजन भी 8वीं बौद्धिक आधारशिला है। तो इस तरह से 8 बौद्धिक आधारशिलाएं बताई हैं डेविड ईस्टन ने। क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस बौद्धिक आधारशिला के अनुसार सिद्धांत शोध पर आधारित होना चाहिए? कौन सी बौद्धिक आधारशिला है जिसके अनुसार शोध पर आधारित होनी चाहिए? तो इसका जो सही आंसर है वो है व्यवस्थाकरण या व्यवस्थापन। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। या 8 की 8 बौद्धिक आधारशिलाएं आपको ध्यान जरूर रखनी है। अगला क्वेश्चन है व्यवहारवाद द्वारा लगाए जा रहे राजनीतिक सिद्धांत के पतन के जो आरोप हैं उनका प्रत्युत्तर देने से संबंधित कौन सा थिंकर इनमें से नहीं है? ऑप्शन है एरिक वोल्गेन, माइकल ऑक्सफोर्ड, लियो स्ट्रॉस और पीटर लासलेट। तो सही आंसर जो इसका है पीटर लासलेट को इसमें शामिल नहीं किया गया है। पीटर लासलेट जो व्यवहारवाद द्वारा जो लगाए जा रहे राजनीतिक सिद्धांत के पतन के आरोप हैं उसका प्रत्युत्तर देने से संबंधित जो थिंकर है उनमें लियो स्ट्रॉस है। इन्होंने आंसर किया है कि यह आरोप गलत है। माइकल ऑक्सफोर्ड ने भी किया है, एरिक वोल्गेन ने भी किया है, लेकिन पीटर लासलेट इससे संबंधित नहीं है। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शक्ति का जो कॉन्सेप्ट है इसके रूप में समूह सिद्धांत मानता है कि समूह सिद्धांत इनमें से क्या मानता है? तो ऑप्शन आपके सामने है। समूह प्राय स्वायत्त और विनिश्चय निर्माण के स्वतंत्र केंद्र होते हैं। समूह अंतर्निर्भर होते हैं और एक दूसरे की शक्ति को संतुलित करते हैं। समूहों को वर्चस्ववादी आश्रित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ये वाला स्टेटमेंट गलत है। समूहों को वर्चस्ववादी आश्रित श्रेणियों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं कहा गया है। और समूह प्राय स्वायत्त और सुनिश्चय निर्माण स्वतंत्र केंद्र होते हैं। ये शक्ति की अवधारणा में समूह सिद्धांत की ये धारणाएं हैं। समूह अंतर्निर्भर होते हैं, ये भी कहा गया है, और एक दूसरे की शक्ति को संतुलित करते हैं। तो केवल ए और बी कथन हमारे सही हो जाएंगे, यानी 4th ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजनीतिक विकास के जिस लक्षण को लुसियन पाई समता कहता है उसे आमंड द्वारा कहा जाता है। तो पहले बात, लुसियन पाई ने वर्गीकरण जो किया है राजनीतिक विकास के 3 महत्वपूर्ण लक्षण इन्होंने बताया था। पहला कहा था समता, दूसरा कहा था समता, और पहला समता हो गया, दूसरा क्षमता, समता, क्षमता और विभिन्नीकरण। तो 3 विभिन्नीकरण या विभेदीकरण।
तो 3 इन्होंने लक्षण बताए थे राजनीतिक सिद्धांत के, और जिसे इन्होंने समता कहा है उसे आमंड द्वारा क्या कहा गया है, सांस्कृतिक लौकिकीकरण, सांस्कृतिक है ये, सांस्कृतिक लौकिकीकरण कहा है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आमंड द्वारा समता को सांस्कृतिक लौकिकीकरण कहा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो समता, क्षमता और विभेदीकरण जो है लुसियन पाई ने राजनीतिक विकास के 3 लक्षण बताए हैं। अगला क्वेश्चन भी राजनीतिक विकास से संबंधित है और ये कहा गया है कि पाकिस्तान में कौन से विद्वान ने राजनीतिक विकास का अध्ययन किया है। ऑप्शन आपके सामने है, डेविड एप्टर, एल बिंडर, आपके कोलमैन और रिगिन। सही आंसर है एल बिंडर ने पाकिस्तान में राजनीतिक विकास का अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किस विद्वान के द्वारा समता व क्षमता में संतुलन के लिए राजनीतिक व्यवस्था में वामपंथी व दक्षिणपंथी शक्तियों की विद्यमानता को आवश्यक माना गया है। ऑप्शन देख सकते हैं, आर्गेन्स्की हैं, एफ.डब्ल्यू. रिक्स हैं, सैमुअल हंटिंगटन है, जाग्वार राइब हैं। तो सही आंसर इसका है एफ.डब्ल्यू. रिक्स। रिक्स के द्वारा वामपंथी व दक्षिणपंथी शक्तियों की विद्यमानता का सिद्धांत दिया गया है और इन्होंने इन जो दक्षिणपंथी और वामपंथी शक्तियां हैं इनकी विद्यमानता को आवश्यक माना था एफ.डब्ल्यू. रिक्स ने। तो ये ध्यान रखना है। और जो पाई के द्वारा, लुसियन पाई के द्वारा समता कहा गया था, ये अभी हमने पढ़ा था कि समता को जो है सांस्कृतिक आपका लौकिकीकरण की संज्ञा दी है आमंड और बर्बर के द्वारा। तो ये ध्यान रखना है। एफ.डब्ल्यू. रिक्स का जो है वामपंथी व दक्षिणपंथी शक्तियों में विद्यमानता को आवश्यक माना है इन्होंने किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में जहाँ पर समता व क्षमता के संतुलन के लिए इन्होंने ये बात कही है। तो आंसर आपका हो जाएगा एफ.डब्ल्यू. रिक्स। एस.ई. फाइनर, ये सैमुअल फाइनर हैं, ये हरमन फाइनर नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। सैमुअल फाइनर द्वारा वर्णित राजनीतिक संस्कृतियों के वर्गीकरण में निम्नांकित में से क्या सम्मिलित नहीं है। अब यहाँ पर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारे ऑप्शन आपके सामने हैं, कौन सा जो है इसमें शामिल नहीं है। तो अगर यहाँ से देखें, परिपक्व राजनीतिक संस्कृति बोलते हैं, विकसित राजनीतिक संस्कृति, निम्न राजनीतिक संस्कृति, मध्यवर्ती राजनीतिक संस्कृति जो है इन्होंने नहीं बोला है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इसके अलावा निम्न के साथ एक और जो चौथा बताते हैं, ये बताते हैं निम्नतर। तो निम्नतर राजनीतिक संस्कृति की बात भी की है सैमुअल फाइनर ने। तो निम्न तक राजनीतिक संस्कृति, यानी ये हो गया परिपक्व राजनीतिक संस्कृति, विकसित राजनीतिक संस्कृति, निम्न और निम्नतर राजनीतिक संस्कृति। तो इस तरह से 4 राजनीतिक संस्कृतियों की बात की है सैमुअल फाइनर ने, मध्य वर्गीय की बात वो नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है राजनीतिक, बार मिस टाइप हो गया, राजनीतिक है ये, राजनीतिक समाजीकरण के संदर्भ में किसने प्रभावों के बहुआयामी प्रवाह की चर्चा की है। प्रभावों के बहुआयामी प्रवाह की चर्चा कौन करते हैं। ऑप्शन आपके सामने, आमंड बर्बा, रस एनोटोल्फ, पीटर मर्कल और एरिक्सन। सही आंसर इसका ये आमंड और बर्बा ने प्रभावों के बहुआयामी प्रवाह की चर्चा की है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। यहाँ पे बताना है कि कौन सा युग्म जो है सही नहीं है। अब देखिए, ये जो पार्टी है, कैडर पार्टी, जनपुंज पार्टी, जो आपका डोवर्जर का राजनीतिक दलों का वर्गीकरण है उससे निकाला गया है क्वेश्चन। तो कैडर पार्टी जो है जर्मनी की में नाजी पार्टी, जनपुंज पार्टी इंग्लैंड में लेबर पार्टी, संवैधानिक पार्टी सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है, क्योंकि सोवियत संघ की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो 1 पार्टी रूल वहाँ पर होता था, कम्युनिस्ट पार्टी एक तरह से जो कि समाजवादी पार्टी मानी जाती है, वो संवैधानिक पार्टी नहीं है। इसके अलावा प्रतिनिध्यात्मक पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को माना जाता है। तो सी वाला ऑप्शन हमारा जो है सही सुमेलित नहीं है। संवैधानिक पार्टी जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी का उदाहरण नहीं है, यानी कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो संवैधानिक पार्टी का उदाहरण नहीं है। प्रतिनिध्यात्मक पार्टी जो है वो जैसे जो बड़े राज्य हैं उनमें अक्सर देखने को मिलती हैं, और बड़ा दल जो है, अगर हम बोलें कि जो आपका बीजेपी है अभी के टाइम पे, वो भी एक प्रतिनिध्यात्मक पार्टी का एग्जाम्पल है। तो सी वाला हमारा जो है यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। अब यहाँ पर देखें थिंकर्स दिए गए हैं और उनके कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। मैक्स वेबर अधिकारी की तानाशाही, अधिकारी वर्ग की तानाशाही मैक्स वेबर का कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना है। जेम्स बर्नहम ने समाभिरूपता सिद्धांत दिया है, ये भी सही है। रॉबर्ट मिचेल्स अभिजन का परिसंचरण, अब ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि अभिजन का परिसंचरण जो है ये विल्फ्रेड पेरेटो का है, तो ये ध्यान रखना है। ये किसका है? पेरेटो का है, विल्फ्रेड पेरेटो, न कि रॉबर्ट मिचेल्स का है। ट्रॉटस्की ये स्थायी क्रांति का सिद्धांत देते हैं, तो बाकी सब सही है, सी वाला हमारा सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, 1977 में जो जनता पार्टी बनी है, 1977 में बनी जो जनता पार्टी है उसके विभिन्न घटकों और उनसे संबंधित नेता के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानना है। देखिए, संगठन कांग्रेस, ये मोरारजी देसाई ने सबसे पहले बनाया था, जो कि कांग्रेस से अलग करके बनाया था। भारतीय लोकदल की स्थापना जो है चौधरी चरण सिंह के द्वारा ही की गई थी। स्वतंत्र पार्टी हेमंती नंदन बहुगुणा ने नहीं बनाई थी, ये ध्यान रखना है। भारतीय जनसंघ अटल बिहारी वाजपेयी से रिलेटेड है, लेकिन स्वतंत्र पार्टी का ध्यान रखना है, इसमें हेमंती नंदन बहुगुणा से रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये सी राजगोपालाचारी से संबंधित है, सी राजगोपालाचारी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सी राजगोपालाचारी से संबंधित है, जो कि भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल भी रहे थे। तो स्वतंत्र पार्टी की जो से संबंधित जो व्यक्ति हैं वो राजगोपालाचारी है। और 1977 में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। सिक्किम के संदर्भ में निम्नांकित कथनों में से त्रुटिपूर्ण है, गलत कथन कौन सा है ये बताना है। 35वें संविधान संशोधन 1974 द्वारा सिक्किम भारत का संयुक्त राज्य बना, जो कि बिल्कुल सही है। 35वें संविधान संशोधन से सिक्किम केंद्रीय व्यवस्थापिका के दोनों सदनों में एक एक प्रतिनिधि भेजने का हकदार बना, ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि 35वें संशोधन से सहराज्य बना था, भारत का संयुक्त राज्य बना था। और 36वें संशोधन द्वारा 1975 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था सिक्किम को। और लास्ट स्टेटमेंट है, इसे 371 चा में अंतःस्थापित किया गया है। सिक्किम को 371 चा में अंतःस्थापित किया गया है, या फिर एफ में, एफ या चा, 371 एफ में सिक्किम का वर्णन है, ये आपको ध्यान रखना है। एफ में है सिक्किम का वर्णन, ये आपको ध्यान रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 100वें संविधान संशोधन से अप्रभावित राज्य बताना है। पहली बात तो 100वां संविधान संशोधन ध्यान रखिएगा, इंडिया बांग्लादेश के बीच में भूमि स्थानांतरण से रिलेटेड है। कुछ कॉन्क्लेव जो हैं भारत ने बांग्लादेश को दिए हैं और बांग्लादेश ने भारत को कुछ कॉन्क्लेव दिए हैं, तो ये भूमि स्थानांतरण से संबंधित है 100वां संविधान संशोधन। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। अब इसमें हमें ये बताना है कि कौन सा स्टेट इससे प्रभावित नहीं हुआ है। तो ये 100वां संविधान संशोधन पहली बात कब हुआ? 2015 का ये संशोधन अधिनियम था। 2015 संशोधन अधिनियम है, भारत बांग्लादेश सीमा विवाद से संबंधित है। तो बांग्लादेश को जो है भूमि स्थानांतरित की गई। अब इनमें से ये बताना है कि कौन सा स्टेट इस भूमि स्थानांतरण से संबंधित नहीं है, यानी किस स्टेट की भूमि जो है भारत बांग्लादेश के बीच में जो बदली नहीं गई है। तो इसमें त्रिपुरा भी है, मेघालय भी है, असम भी है, सिक्किम इसमें शामिल नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से दो सूचियां दी गई हैं, इसमें हमने मिलाना है सूचियों को और कूट से दिए कूट में से सही उत्तर का चयन हमें करना है। तो यहाँ पर देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। सारे जो कॉन्सेप्ट कहे गए हैं जो अलग अलग थिंकर्स के द्वारा, वो सारे मेंशन किए गए हैं। हमें ये बताना है, इनको मैच करना है हमने। तो पहले अगर देखें, रजनी कोठारी ने कहा था कांग्रेस व्यवस्था। ऑप्शन मैं इसके नहीं लाया हूं, आपको बस इस तरह से मैच करना है और ध्यान रखना। चाहो तो नोट कर लो, क्योंकि यहाँ से आपके मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपका क्वेश्चन जरूर बनता है। पॉल ब्रास ने क्या कहा है? पॉल ब्रास ने कहा है कांग्रेस संगठन से रिलेटेड। पॉल ब्रास ने कहा था कांग्रेस संगठन का विघटन
अब ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये इधर उधर हो गया है, सुहास पलसीकर इधर होने चाहिए थे। तो कांग्रेस संगठन का विघटन किसने कहा? पॉल ब्रास ने कहा है। और योगेंद्र यादव, देखिए योगेंद्र यादव क्या कहते हैं? योगेंद्र यादव कहते हैं थर्ड इलेक्टोरल सिस्टम या तृतीय निर्वाचन प्रणाली। ये किसने कहा है? योगेंद्र यादव ने। जेम्स मेनर ने क्या कहा है? जेम्स मेनर कहते हैं लोकतंत्रीकरण और पतन, तो ये जेम्स मेनर ने कहा है। और इसके अलावा सुहास पलसीकर ने कहा था उत्तर कांग्रेस प्रणाली। तो ये भी इस तरह से मैच करके कहीं पे नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम पारित किया गया था? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीवीसी की बात की जा रही है। सीवीसी के बारे में आप जानते हैं कि सीवीसी की जो स्थापना हुई थी वो संतानम समिति की रिपोर्ट से हुई थी। संतानम समिति जो कि 1962 में बनी थी और 1964 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी और सीवीसी की स्थापना उसके बाद हो गई थी। तो सीवीसी की स्थापना 1964 में होती है और इसको अधिनियम, इसका जो संवैधानिक दर्जा दिया गया वो 2003 में दिया गया। 2003 में केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम पारित किया गया 2003 में। अगर पूछा जाए कि जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है वो किस समिति की सिफारिश के आधार पे बना था, तो ये बना था आपका संतानम समिति। किससे रिलेटेड है? ये भ्रष्टाचार निवारण से रिलेटेड है, तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आसियान प्लस 3 की बात की जा रही है, जो कि दिसंबर 1997 में प्रारंभ हुआ। आसियान देशों के अलावा 3 अन्य देश इसमें कौन से हैं? तो आसियान प्लस 3 में अन्य देश कौन से हैं? अगर यहाँ पर हम देखें तो इसमें देखिए चीन, जापान, भारत, इसमें भारत नहीं है। जापान, भारत, मैक्सिको, भारत, मैक्सिको नहीं है। जापान, मैक्सिको, रूस, ये भी नहीं है। जापान है, चीन है और कोरियाई गणतंत्र है यानी कोरियन रिपब्लिक है। डी वाला ऑप्शन हमारा जापान, चीन और कोरिया गणराज्य जो है आपका, ये आसियान प्लस 3 यानी आसियान ने यह तर्क दिया कि न्याय का हर वो सिद्धांत अधूरा है जो परिवार में असमानताओं को लेकर चुप है। ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं। और ये जो स्टेटमेंट है कि न्याय का हर सिद्धांत अधूरा है, ये नारीवादी विचारक हैं आपके सुसान मोलर ऑकिन। तो सुसान मोलर ऑकिन का ये स्टेटमेंट है। और एक इनकी बहुत फेमस बुक जो आपको ध्यान रखनी है, इसका नाम है जस्टिस जेंडर एंड फैमिली। तो जस्टिस जेंडर एंड फैमिली अगर आपको पूछी जाए बुक किसकी है, तो ये सुसान मोलर ऑकिन की है। और क्योंकि रिलेट करती है आपका किससे? न्याय से, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। क्या कहा है कि न्याय का हर वो सिद्धांत अधूरा है जो परिवार में असमानताओं को लेकर चुप है। तो एक तो ये स्टेटमेंट हमें यहाँ से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नांकित में से कौन से सिद्धांत नॉजिक के हकदारी के सिद्धांत के भाग हैं? तो नॉजिक के हकदारी के सिद्धांत के भाग हमें बताना है कि इनमें से कौन से सिद्धांत हैं जो नॉजिक के हकदारी सिद्धांत के भाग हैं। तो रॉबर्ट नॉजिक बहुत फेमस थिंकर हैं, खासकर अगर जस्टिस की बात आती है तो जस्टिस के फील्ड में इन्होंने जो थ्योरी दी है वो हकदारी का सिद्धांत दिया है। हमने पहचानना है, ऑप्शन है स्थानांतरण का सिद्धांत, अवसर की निष्पक्ष समानता का सिद्धांत, न्यायपूर्ण शुरुआती अधिकरण का सिद्धांत और अन्याय परिशोधन का सिद्धांत। अब इनमें से पहचानना है कि नॉजिक के हकदारी के सिद्धांत के पार्ट इनमें से कौन कौन से हैं। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो रॉबर्ट नॉजिक की अगर बात करें तो एक तो इनकी बुक बहुत फेमस जो कि आपको ध्यान रखना है, इसका नाम है एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया। तो एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया जो बुक है ये किसकी है? रॉबर्ट नॉजिक की है। और इसी बुक में अपना न्याय का हकदारी सिद्धांत ये देते हैं। तो न्याय का हकदारी सिद्धांत कल्याणकारी राज्य की ये आलोचना करते हैं और इसमें इन्होंने न्याय का जो हकदारी सिद्धांत है इसमें इन्होंने 3 तत्वों को मान्यता दी है। पहला ये बताते हैं स्थानांतरण का सिद्धांत या हस्तांतरण, इसे लिखा गया है हस्तांतरण का सिद्धांत या स्थानांतरण का सिद्धांत। इसके अलावा अवसर की निष्पक्ष समानता की ये बात नहीं करते हैं क्योंकि ये कल्याणकारी राज्य की आलोचना करते हैं। न्यायपूर्ण शुरुआती अधिकरण का सिद्धांत ये देते हैं और अन्याय परिशोधन यानी अन्याय को के जो परिवेश है उसको परिशोधन करने का सिद्धांत भी इनका है। तो पहला, तीसरा और चौथा जो है नॉजिक के हकदारी सिद्धांत के 3 पार्ट है। और अवसर की निष्पक्ष समानता की बात रॉबर्ट नॉजिक नहीं करते हैं। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी के लेखक कौन है। तो डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी के लेखक हमें बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर इसका है अल्फ्रेड कोबान। तो अल्फ्रेड कोबान के द्वारा लिखी गई है आपकी डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि एक और बुक जो है डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी, बस ये ध्यान रखना है कि अगर वर्ड आ गया आपका मॉडर्न तो डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी जो है ये डेविड ईस्टन की बुक है, तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। तो अगर अल्फ्रेड कोबान की बात की जाए तो इनकी बुक आई थी 1953 में, और इससे 2 साल पहले 1951 में द डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी जो कि डेविड ईस्टन की बुक है ये आई थी। तो डेविड ईस्टन की बुक 1951 में और अल्फ्रेड कोबान की बुक 1953 में। डिफरेंस क्या है कि मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी के डिक्लाइन की बात करते हैं डेविड ईस्टन, और सिर्फ पॉलिटिकल थ्योरी अगर है तो आपको अल्फ्रेड कोबान आंसर करना है। तो इसलिए क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कभी अगर आपको सीरियल लगाने को भी आए तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि पहले जो बुक आई थी वो डेविड ईस्टन की बुक आई थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता रॉल्स के अज्ञानता की अवधारणा के लिए सही नहीं है। अज्ञानता का जो आवरण का कॉन्सेप्ट जॉन रॉल्स ने दिया है, इसमें कौन सा सही स्टेटमेंट नहीं है। देखिए अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जॉन रॉल्स द थ्योरी ऑफ जस्टिस इनकी फेमस बुक है, और इन्होंने कहा समाज में अपना स्थान, अपनी वर्ग स्थिति तथा सामाजिक हैसियत को कोई नहीं जानता है। इसी को इन्होंने अज्ञानता का आवरण या अज्ञानता का पर्दा कहा है, क्योंकि समाज में जो भी व्यक्ति हैं वो अपना स्थान नहीं समझते हैं, अपने वर्ग स्थिति उनकी क्या है या उनकी सामाजिक जो हैसियत है उसको वो नहीं समझ पाते हैं, नहीं जानते हैं। इसी को अज्ञानता का आवरण कहते हैं। इसके अलावा प्राकृतिक संपदाओं के वितरण तथा क्षमता में अपने भाग्य को नहीं जानता है कि प्राकृतिक संपदाओं में क्या वितरण है और क्या उनकी क्षमताएं हैं, उसके भाग्य को वो नहीं जानता है। इसके अलावा पक्षकार अपनी विशिष्ट मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों को जानते हैं। अब देखिए ये स्टेटमेंट ही गलत हो जाता है, मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों को भी नहीं जानते हैं ये कहा गया है इसमें, और पक्षकार अच्छे को अपनी अवधारणा के बारे में नहीं जानते हैं। जो पक्षकार होते हैं वो अच्छे की जो अपनी अवधारणा है कि क्या अच्छा है क्या उनके लिए बुरा है उसकी अवधारणा को नहीं जानते हैं। तो पहला, दूसरा और तीसरा जो स्टेटमेंट है, चौथा स्टेटमेंट, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों को वो जानते हैं जबकि वो मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों को नहीं जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नए समाज रूपी शिशु को गर्भ धारण करने वाली हर पुरानी व्यवस्था के लिए शक्ति एक दायी है। अब देखिए अगेन वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अब ये पहचानना है कि ये स्टेटमेंट किसका है। शक्ति एक दायी का काम करती है, जो नया हमारा समाज रूपी शिशु है उसको गर्भ में धारण करने वाली जो हर पुरानी व्यवस्था है उसके लिए शक्ति एक दायी का काम करती है। ये कथन किससे रिलेटेड है? तो ऑप्शन देख सकते हैं, जोड़, कार्ल मार्क्स, लास्की या फिर हंट। सही आंसर है आपका ये कार्ल मार्क्स का बहुत फेमस स्टेटमेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है। तो स्टेटमेंट है आपका कार्ल मार्क्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्येक विचारक अपने युग का शिशु होता है। देखिए अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ये भी स्टेटमेंट कई बार पूछा जाता है कि प्रत्येक जो विचारक है वो अपने युग का शिशु होता है। ये कहा है आपका डनिंग का स्टेटमेंट है, तो ये डनिंग का स्टेटमेंट है जो कि आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रॉब्लम्स ऑफ लेनिनिज्म। देखिए अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बुक है, प्रॉब्लम्स ऑफ लेनिनिज्म ये बुक है। इसके लेखक कौन है? ऑप्शन देख सकते हैं, स्टालिन, मार्क्स, लॉस्की और या फिर ट्रॉट्स्की। तो सही आंसर इसका है ये स्टालिन की बुक है। स्टालिन की ये बुक है द प्रॉब्लम्स ऑफ लेनिनिज्म, और ये जो बुक है इनकी 1924 में पब्लिश होती है स्टालिन की। और इसमें जो स्टालिन है, स्टालिन का फेमस नारा भी है और कॉन्सेप्ट भी है इनका, क्या? एक देश में समाजवाद। तो एक देश में समाजवाद का जो कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था वो इसी बुक में दिया था, द प्रॉब्लम्स ऑफ लेनिनिज्म। तो लेनिनवाद की समस्याओं के अंतर्गत ही ये इस निष्कर्ष पे पहुंचा था कि एक देश में समाजवाद स्थापित किया जा सकता है, बाकी चाहे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में पूंजीवाद क्यों ना हो, लेकिन एक देश में समाजवाद स्थापित किया जा सकता है। स्टालिन भी आपके रशिया के थे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। दो सूचियां हमारे पास दी गई है। अगेन देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। और दो सूचियां दी गई हैं जिनको हमने मैच करवाना है, और कूट मैंने यहाँ पर नहीं लिए हैं। आपको जो मैच स्लाइड है वो ऐड कर दी गई है। फिलहाल हम देखते हैं आइजिया बर्लिन हमारे पास है। तो आइजिया बर्लिन ने कॉन्सेप्ट क्या दिया था, तो निगेटिव लिबर्टी को, टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी इनकी फेमस बुक है। तो निगेटिव लिबर्टी के ये समर्थक रहे हैं। फ्रेडरिक वान हेयक की अगर बात करें तो हेयक का इनमें से जो कॉन्सेप्ट है वो उत्तर परिवर्तन का कॉन्सेप्ट है हेयक का। कार्ल पॉपर की अगर बात करें, हेयक की बात करें तो हेयक का जो है, एक सेकेंड और दोबारा से देखते हैं। आइजिया बर्लिन का नकारात्मक, F.A. हेयक अन्याय और दुर्भाग्य में अंतर की बात करते हैं। कार्ल पॉपर का है उत्तर परिवर्तन, और मैकफर्सन तो आप जानते हैं क्रिएटिव लिबर्टी, यानी जो रचनात्मक स्वतंत्रता है, इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया है, C.B. मैकफर्सन ने दिया है। आइए देख लेते हैं, ये एक्स्ट्रा स्लाइड आपके लिए ऐड कर दी गई है। आइजिया बर्लिन नकारात्मक स्वतंत्रता, अन्याय और दुर्भाग्य में अंतर, फ्रेडरिक हेयक, और कार्ल पॉपर उत्तर परिवर्तन का सिद्धांत, और रचनात्मक स्वतंत्रता आपका C.B. मैकफर्सन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फिर से हमारे पास दो सूचियां दी गई हैं, और इसमें आपको अगर देखें तो एक तरफ तो आपके मार्क्सवादी थिंकर हैं, दूसरा उनका कॉन्सेप्ट है दूसरी तरफ। तो पहचानना है कि कौन सा कॉन्सेप्ट किस थिंकर से रिलेट करता है। तो लेनिन है, रोजा लग्जमबर्ग है, माओ सेतुंग है, और आपके ग्रामसी हैं। तो लेनिन की अगर बात करें तो लेनिन ने क्या दिया था, क्रांति का जो अग्रदल की थ्योरी है वो लेनिन ने दी थी। रोजा लग्जमबर्ग इन्होंने जनता के स्वतः स्फूर्तता का सिद्धांत दिया है। माओ की बात करें तो माओ बहुत इम्पोर्टेंट है। जो जन दिशा का कार्यक्रम है ये माओ से रिलेट करता है, और ग्रामसी ने निष्क्रिय क्रांति का कॉन्सेप्ट दिया है। तो अगेन चारों के चारों इम्पोर्टेंट थिंकर है मार्क्सिज्म से रिलेटेड, और चारों कॉन्सेप्ट इनके बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये रही आपके लिए मैथ स्लाइड। लेनिन क्रांति का अग्रदल, रोजा लग्जमबर्ग जनता का स्वतः स्फूर्तता, और जन दिशा माओ सेतुंग की हो गई, और आपका ग्रामसी का हो गया निष्क्रिय क्रांति। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहचानना है हमें थिंकर को। वे ब्रिटिश और अमेरिकी राजनीतिक संस्थाओं पर सबसे प्रभावशाली लेखकों में से एक थे। वे लेबर पार्टी के अध्यक्ष भी थे। इन्हें पहचानना है। ऑप्शन देखिए, जॉर्ज जेम्स ब्राइस हैं, हेराल्ड लास्की है, मॉन्टेस्क्यू है, जेरेमी बेंथम है, और फ्रेडरिक हीगल है। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो क्या कहा जा रहा है कि राजनीतिक संस्थाओं पर सबसे प्रभावशाली लेखकों में से एक हैं। तो इनमें से अगर देखें तो हेराल्ड लास्की जो हैं बहुत प्रभावशाली लेखक रहे हैं, और अधिकतर राजनीतिक संस्थाओं या फिर आपके जो लेबर पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं। बहुत सारी बुक्स इनकी बहुत फेमस बुक हैं। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स जो है इनकी सबसे फेमस बुक है। तो एक तो कम से कम ध्यान रखनी है कि ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के राइटर कौन है, तो ये ग्रामसी हैं, हेराल्ड लास्की है। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अब देखिए बिल्कुल कोशिश की गई है कि क्वेश्चन का जो फॉर्मेट रहे वो वही फॉर्मेट रहे जिस फॉर्मेट से यूकेपीएससी आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये असर्शन एंड रीज़न है आपका। अभिकथन ए और दूसरा तर्क आर दिया गया है। कथनों को पढ़ना है और कूट की सहायता से प्रयोग करके सही उत्तर हमें देना है। कथन है कि कार्लाइल ने बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत को सुकर सिद्धांत कहा है। पिग फिलॉसफी कहा है बेंथम का जो उपयोगितावादी सिद्धांत है, क्योंकि बेंथम का उपयोगितावादी सिद्धांत कहता है अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। तो कार्लाइल ने इसे सुअर दर्शन या सुकर सिद्धांत कहा है। इसके पीछे तर्क दिया गया है कि उसके अनुसार प्रसन्नता यानी जो हैप्पीनेस है वो आनंद से बढ़कर है, यानी प्लेजर से बढ़कर जो है वो हैप्पीनेस है। ये इसके पीछे तर्क दिया गया है। और अगर बात की जाए तो दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। कार्लाइल ने कहा है पिग फिलॉसफी, और जो स्टेटमेंट है कि हैप्पीनेस जो है वो प्लेजर से बढ़ के होती है, ये इसका रीज़न भी सही है। यानी कथन ए भी सही है, कारण आर भी दोनों सही हैं, और आर एक ही सही व्याख्या भी करता है। तो यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से आपके पास कथन कारण है, दो कथन दिए गए, एक कथन एक कारण दिया गया है, और हमें पहचानना है इनमें से।
राजनीतिक सिद्धांत की नई भूमिका समझने के लिए यह आवश्यक था कि इसे राजनीतिक दर्शन के साथ जोड़ा जाए। तो क्या कहा गया है कि जो राजनीतिक सिद्धांत की नई भूमिका है उसको समझने के लिए इसको राजनीतिक दर्शन से जोड़ा जाना आवश्यक है। दूसरा स्टेटमेंट जो तर्क है ये कहा गया है कि राजनीतिक सिद्धांत मनुष्यों के सामाजिक अस्तित्व की शाश्वत समस्याओं का आलोचनात्मक विवेचन करता है। तो ये भी आपका सही स्टेटमेंट है। यहाँ भी क्या हो जाएगा, कथन ए भी सही है, कारण आर भी सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नांकित में से कौन संसाधनों की क्षमता से संबंधित नहीं है। ये बताना है कि संसाधनों की क्षमता से संबंधित नहीं है कौन सा थिंकर, यानी संसाधनों की क्षमता के रूप में न्याय का वर्णन करते हैं या संसाधनों की क्षमता से संबंधित कौन सा थिंकर इनमें से नहीं है। तो जिन जिन थिंकर्स ने संसाधनों की क्षमता की बात की है उनमें आपके आ जाते हैं रॉल्स हैं, रॉल्स सबसे पहले हैं, संसाधनों की क्षमता की बात करते हैं। इसके अलावा आपके आ जाते हैं रोकोवस्की भी आपके संसाधनों की क्षमता की बात करते हैं। इक्वल जस्टिस जो है इनकी बुक है। द थ्योरी ऑफ जस्टिस आप जानते ही हैं जॉन रॉल्स की। डॉर्किन भी है, तो डॉर्किन भी जो बात करते हैं ये भी बात करते हैं आपके संसाधनों की क्षमता की। और आपके इनमें से कौन नहीं है, माइकल वॉल्जर नहीं है। माइकल वॉल्जर जो है कम्युनिटेटर, एक तरह से इनका जो राजनीतिक सिद्धांत में है वो कम्युनिटेटर की स्थिति मानी जाती है। तो संसाधनों की क्षमता से संबंधित थिंकर कौन नहीं है, तो माइकल वॉल्जर नहीं है। जटिल समानता की ये बात करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। स्फीयर ऑफ जस्टिस इनकी फेमस बुक है, स्फीयर ऑफ जस्टिस, ये बुक भी आपको ध्यान रखनी है। आइए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अल्फ्रेड कोबान के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत का पतन का परिणाम था। डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी हमने अभी डिस्कस किया था कि इनकी फेमस बुक है डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, और मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो डेविड ईस्टन की बुक है। तो डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी कब लिखी थी, 1953 में लिखी थी। तो 1953 आपका इसका ईयर भी ध्यान रखना है। तो ये बताया कि राजनीतिक सिद्धांत का जो पतन है वो किसका परिणाम था, अल्फ्रेड कोबान के अनुसार हमें बताना है। पूंजीवादी के साम्यवादी व्यवस्थाओं के बीच शीत युद्ध की बात इन्होंने नहीं की। उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया को ये राजनीतिक सिद्धांत का पतन का कारण नहीं मानते हैं। किसको मानते हैं, पूंजीवादी और साम्यवादी व्यवस्थाओं द्वारा जो संकीर्ण सैद्धांतिक विश्लेषण किया गया था इसको ये पतन का कारण मानते हैं। नव उपनिवेशवाद को भी नहीं मानते हैं। तो अगर पूछा जाए अल्फ्रेड कोबान ने राजनीतिक सिद्धांत के पतन का जो कारण बताया या परिणाम बताया वो क्या था, पूंजीवादी और साम्यवादी व्यवस्थाओं द्वारा जो संकीर्ण सैद्धांतिक विश्लेषण किया गया वो इसके पतन का परिणाम था। अगला क्वेश्चन, अगेन 2 सूचियां दी गई हैं और हमें मैच करवानी है। तो एक तरफ आपके बुक्स हैं, एक तरफ आपके ऑथर्स हैं। तो अगर बुक्स और ऑथर्स की बात की जाए तो जॉन पॉल सार्त्र की अगर बात की जाए तो बीइंग एंड नथिंगनेस इनकी फेमस बुक है। जॉन रॉल्स की अगर बात करते हैं तो जॉन रॉल्स का तो सभी जानते हैं पॉलिटिकल लिबरलिज्म और द थ्योरी ऑफ जस्टिस, इनकी 2 फेमस बुक है। रॉबर्ट नॉजिक की बात करें तो द नेचर ऑफ रैशनैलिटी इनकी एक बुक है, और इसके अलावा आपका जिगजैग ऑफ पॉलिटिक्स भी रॉबर्ट नॉजिक की बुक है। माइकल वॉल्जर की बात करें तो स्फीयर ऑफ जस्टिस, ये मैं अभी आप लोगों को बता चुका हूँ। तो इस तरह से ये आपको मैच करने हैं। कूट मैंने नहीं रखे हैं क्योंकि आपको नेक्स्ट जो स्लाइड है वो मैच स्लाइड दे दी गई है। तो ये मैथ स्लाइड है, देख सकते हैं। बीइंग एंड नथिंगनेस जॉन पॉल सार्त्र की है, आपका पॉलिटिकल लिबरलिज्म जॉन रॉल्स की हो गई, द नेचर ऑफ रैशनैलिटी नॉजिक की हो गई, और स्फीयर्स ऑफ जस्टिस आपकी वॉल्जर की हो गई। इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा दूंगा, तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कौन से विद्वान हैं जिनके द्वारा समता क्षमता में संतुलन के लिए राजनीतिक व्यवस्था में वामपंथी और दक्षिणपंथी शक्तियों की विद्यमानता को आवश्यक माना गया है? तो समता क्षमता में संतुलन, ये आपका राजनीतिक संस्कृति से ही रिलेटेड है। और जो समता और क्षमता के संतुलन के लिए वामपंथी यानी लेफ्टिस्ट और दक्षिणपंथी यानी राइटिस्ट जो है, राइट्स जो हैं,
तो इनके बीच में जो शक्तियों की विद्यमानता है इसको आवश्यक बताया था। तो लेफ्टिस्ट मतलब जो थोड़ा मॉडर्न कॉन्सेप्ट को अपनाते हैं, राइटिस्ट जो ट्रेडिशनल होते हैं, पारंपरिक चीज़ों में ज़्यादा विश्वास करते हैं, वो राइटिस्ट कहलाते हैं। ये वर्णन दिया था F.W. रिक्स ने। तो रिक्स फेमस, जो कि पारिस्थितिकी प्रशासन के जनक भी माने जाते हैं, F.W. रिक्स बहुत फेमस है। तो ये आपको ध्यान रखना है। साला मॉडल इनका एक बहुत फेमस है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से 2 सूचियां दी गई हैं और इसमें से हमें ये पहचानना है कि कौन सा जो है सही से सुमेलित नहीं है। कार्ल मार्क्स, मैन ऑन द हॉर्स बैक। अब देखिए यही सुमेलित नहीं है, पहली बात। बाकी लॉस्की की ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स है, प्लेटो का स्टेट्समैन बुक है, पॉपर ओपन सोसाइटीज़ एंड इट्स एनिमीज़, इसमें ये प्लेटो हीगल की जो है आलोचना करते हैं कि ये ओपन सोसाइटीज़ के एनिमीज़ हैं, शत्रु हैं। और कार्ल मार्क्स जो है मैन ऑन द हॉर्स बैक, कार्ल मार्क्स की बुक नहीं है, बल्कि मैन ऑन द हॉर्स बैक जो है ये फाइनर की बुक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, फिर से 2 सूचियां दी गई हैं, हमें सुमेलित करना है। कूट जैसे कि मैंने बताया कि मैंने ऐड नहीं किए हैं। आपको ये बुक्स दी गई हैं, इनको पहचानना है कि ये किस किस थिंकर की बुक है। तो सबसे पहले ब्रिटिश पॉलिटिकल पार्टीज़ की अगर बात की जाए तो ये रॉबर्ट मैकेंजी की बुक है, ब्रिटिश पॉलिटिकल पार्टीज़। और पॉलिटिकल पार्टीज़ ये रॉबर्ट मिशेल्स की बुक है, बहुत फेमस है रॉबर्ट मिशेल्स की पॉलिटिकल पार्टीज़। इसके अलावा अगर बात करें कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड इंट्रोडक्शन, तो कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो ये जीन ब्लॉन्डेल की बुक हो जाती है। और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्वेस्ट फॉर थ्योरी ये जेम्स ए बिल और रॉबर्ट एच हाइग्रेव की बुक है। तो ये चारों बुक्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, चारों को ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा ये आपके लिए मैच की गई स्लाइड दे दी गई है कि ब्रिटिश पॉलिटिकल पार्टीज़ रॉबर्ट मैकेंजी की है, पॉलिटिकल पार्टीज़ रॉबर्ट मिशेल्स की है, कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड इंट्रोडक्शन जीन ब्लॉन्डेल की है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्वेस्ट फॉर थ्योरी जो है जेम्स ए बिल और आपका रॉबर्ट एच हाइग्रेव की बुक है। तो चारों बुक आपको ध्यान रखनी है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने द जिगजैग ऑफ पॉलिटिक्स लिखा है। अब देखिए ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, किसकी बुक है, आर नॉजिक की बुक है। रॉबर्ट नॉजिक ने द जिगजैग ऑफ पॉलिटिक्स लिखा है, बहुत फेमस इसकी बुक है रॉबर्ट नॉजिक की। और इसके अलावा एक बुक मैंने बताई थी एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, इनकी फेमस बुक है। इनमें से कौन भारत की लोकतांत्रिक राजनीति में 3 लोकतांत्रिक अभ्युदय के प्रवर्तक हैं। 3 लोकतांत्रिक अभ्युदय के प्रवर्तक कौन से हैं। देखिए अगेन वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है कि जो भारत की लोकतांत्रिक राजनीति है, 3 या तृतीय लोकतांत्रिक अभ्युदय, तृतीय लोकतांत्रिक अभ्युदय, इसके परिवर्तक कौन है भारत की लोकतांत्रिक राजनीति में। तो इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन देखिए अतुल कोहली दिए गए हैं, लॉयड एंड सुजान रुडोल्फ दिए गए हैं, पार्था चटर्जी दिए गए हैं और इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है इसका इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये जो आपका तृतीय लोकतांत्रिक अभ्युदय का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो भारत के बहुत फेमस थिंकर माने जाते हैं, राइटर भी हैं, योगेंद्र यादव का ये कॉन्सेप्ट है। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है, योगेंद्र यादव इसके सही आंसर है। इनमें से कोई भी आपका सही आंसर नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी अगेन फेमस ये बुक है, इम्पोर्टेंट है। किसकी बुक है, तो ऑप्शन देख सकते हैं, फ्रेडरिक, अरस्तू, कार्ल मार्क्स, ब्राइस। सही आंसर है इसका ये कार्ल जे फ्रेडरिक की बुक है। ये बहुत प्रसिद्ध रचना है फ्रेडरिक की, और ये कहाँ के थे, तो जर्मन यूएसए से रिलेट करते हैं आपके। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी बुक जो है कार्ल जे फ्रेडरिक की है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अब फिर से दो सूचियां हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए लास्ट की हम कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। तो ये क्वेश्चन इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, एक अच्छा रिवीजन आपका हो जाता है कि बार बार अगर कोई चीज़ हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो वो हमें लॉन्ग टर्म तक ध्यान रहेगा। तो इसलिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियोज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ MCQs डिस्कस कर चुका हूँ, चाहे वो लोक प्रशासन से रिलेटेड हो, सब्जेक्ट वाइज भी किया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अलग से कर रहा हूँ, करंट अफेयर्स भी किए हैं। तो आप देख सकते हैं अपने चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, और इनका जो इम्पोर्टेंट MCQ वाले पार्ट 1 पार्ट 2 इनका मैं अलग से प्लेलिस्ट भी ऐड करने वाला हूँ। तो लास्ट की ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स है, हर्बर्ट स्पेंसर की मैन वर्सेस द स्टेट है, और जॉन ऑस्टिन की लेक्चर्स ऑन ज्यूरिप्रूडेंस, ये भी सही है। जॉन लॉक की ऑन लिबर्टी नहीं है, ऑन लिबर्टी आप सभी जानते हैं कि बहुत फेमस रचना है आपकी, JS मिल की रचना है, तो ऑन लिबर्टी आपकी JS मिल की रचना है। तो इस तरह से आप अगर हर वीडियो को देखते हुए चलते हैं अपने चैनल पे, तो आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो सकता है, ऐसी मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको समय पर इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। अभी आने वाले टाइम में आपके काफ़ी प्रैक्टिस सेट में इस तरह से करवाने वाला हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंस का अनुकरण करते हुए किसने 20वीं सदी में द मॉडर्न प्रिंस शीर्षक से पुस्तक लिखी है। द मॉडर्न प्रिंस देखिए बहुत फेमस है। पहली बात तो द प्रिंस जो बुक है ये किसकी है, ये मैकियावेली की है। तो मैकियावेली की बहुत फेमस बुक है, जिसमें इन्होंने राज्य का वर्णन किया है। इनको आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक भी कहा जाता है आपका मैकियावेली को। और इसी पुस्तक का अनुकरण करते हुए 20वीं सेंचुरी में जो द मॉडर्न प्रिंस लिखी गई है, ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये आपकी एंटोनियो ग्राम्सी की बुक है, द मॉडर्न प्रिंस। तो बहुत फेमस है। मैकियावेली का द प्रिंस सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। राज्य शब्द का सबसे पहला जो प्रयोग है वो मैकियावेली ने द प्रिंस में ही किया था, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है, ये यहाँ पर दो सूचियाँ दी गई हैं और पहचानना है हमने कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो अगर हम देखें यहाँ पर जो थिंकर हैं एक साइड में इनके कॉन्सेप्ट हैं, हेयक हैं, W फ्रीडमैन है, हिचनर और हम्बोल्ट हैं, और आर्थर रोजनबर्ग हैं। तो हेयक का द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी ये इनकी बुक है। W फ्रीडमैन की अगर बात करें तो W फ्रीडमैन से रिलेटेड हैं लॉ इन चेंजिंग सोसाइटी, ये W फ्रीडमैन से रिलेटेड है। और अगर हम देखें हिचनर और हम्बोल्ट जो है इनसे रिलेटेड है आपका द पैटर्न ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट। द पैटर्न ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट आपका किससे रिलेटेड है, हिचनर और हम्बोल्ट से। और डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म आपका आर्थर रोजनबर्ग से रिलेटेड है। तो ये यहाँ पर आपके लिए मैथ स्लाइड हैं, तो ये आपको रीड कर लेना है एक बार। हेयक का द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी हो गया, हेयक का द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी हो गया, W फ्रीडमैन का लॉ इन चेंजिंग सोसाइटी हो गया, हिचनर हम्बोल्ट का द पैटर्न ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट